अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। आज चैप्टर नंबर 11 का आर्टिकल जो कि हीट एंड वर्क है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वर्क और हीट को एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है। और फिर वर्क अगर इन टर्म्स ऑफ गैस हमें कैलकुलेट करना हो तो उसे किस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं टाइटल में, एक है वर्क और दूसरा है हीट। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो अपेरेंटली हमें ये दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। किस तरह से रिलेटेड हैं? जो वर्क है हमारे पास, बेसिकली ये वर्क जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करता है बाय एनी मीन्स। यानी अगर हम लोग एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, हम उस पे वर्क करते हैं, उसे उठा के एक सर्टेन हाइट के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो वर्क जो है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है उसकी। इसी तरह अगर हम लोग हीट की बात करें तो हीट जो है वो खुद एनर्जी की एक फॉर्म है, और ये जो एनर्जी की एक फॉर्म है ये दूसरी एनर्जीज़ और फिर मैकेनिकल वर्क जो है उसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये दोनों चीज़ें जो वर्क और एनर्जी हैं, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वहाँ पे हीट भी ट्रैवल करना शुरू कर देती है, और हीट का ट्रैवल करना भी बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र ही होना है। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी और हीट जो है हमारे पास ये एसोसिएटेड हैं, और फिर वर्क और हीट जो है इसको भी फिर हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। वो किस तरह से? अगर हम लोग एक एग्जांपल लें सिंपल स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन में क्या होता है हमारे पास? स्टीम इंजन के अंदर हम लोग हीट एंटर करते हैं, और फिर हीट लेके वो स्टीम इंजन एक मैकेनिकल वर्क के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है, जो कि बड़े बड़े अर्ली इंजन्स में से एक है। तो ये आइडिया इसी तरह से प्रिवेल किया था कि हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्टीम इंजन करता है। किस तरह से वो प्रॉपर वर्क करता है वो हम अपने अगले आर्टिकल्स के अंदर सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो स्टीम इंजन है उसके अंदर जो वर्क होता है वो बेसिकली हीट से जो है हम लोगों ने लिया होता है। हीट जो है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट हुई होती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम मौजूद हो, तो सिस्टम के अंदर जो हम हीट है उससे वर्क ले सकते हैं, या फिर हम जो वर्क है उसको हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं वर्क और हीट को जब हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली कन्वेंशन, कि जब भी हमारे पास कोई एक सिस्टम मौजूद होता है तो उस सिस्टम में अगर वर्क किया जाए तो वो वर्क हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और या जो हीट है वो भी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम स्टीम इंजन की बात करें, जो बेसिक हम लोगों ने एग्जांपल ली, तो स्टीम इंजन के अंदर हीट एंटर होती है और हम उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो बाय कन्वेंशंस हम लोग ऐसे कहते हैं कि हीट जब भी सिस्टम के अंदर एंटर होगी और जब भी वर्क उस सिस्टम में से बाहर निकलेगा, तो हम उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यानी हम लोग कहते हैं heat in heat in and work out। ये दो चीज़ें, जहाँ पे भी हम सिस्टम के अंदर हीट को एंटर कर रहे हैं या सिस्टम में से वर्क को बाहर निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हीट इन हो या वर्क आउट हो, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होती हैं बाय कन्वेंशन। यानी ये हमारे पास कन्वेंशन है कि जब भी हमारे सिस्टम के अंदर हीट जाएगी या सिस्टम में से वर्क बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसका अगर ऑपोजिट हम लोग कर लें, यानी वर्क इन वर्क इन और हीट आउट, वर्क इन और हीट आउट। तो ये स्टूडेंट्स, ये दोनों केसेस जो हमारे पास हैं, ये दोनों केसेस हमारे पास
नेगेटिव कंसीडर होते हैं। हम इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस तरह से। ये मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशंस बताई हैं, ये साइन कन्वेंशंस आपने याद रखनी है। तो हीट इन, वर्क आउट पॉजिटिव, वर्क इन, हीट आउट, ये दोनों जो है हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इसको हम एक और तरह से भी देखते हैं। जो हीट इन है इसका मतलब है हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, और वर्क आउट का मतलब क्या है? वर्क आउट का मतलब है सिस्टम जो है वो हमें वर्क दे रहा है, यानी सिस्टम ने बाहर सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है, तो ये वर्क आउट कहलाता है। और अगर वर्क इन हो तो इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और इसका मतलब है सिस्टम पे वर्क किया है सराउंडिंग में से किसी फोर्स ने। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्क इन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डन ऑन द सिस्टम। इसकी एग्जांपल भी अभी हम लोग देखते हैं। और जो वर्क आउट है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यानी अगर सिस्टम वर्क करे, बाय द सिस्टम, ये कीवर्ड स्टूडेंट्स, बाय द सिस्टम, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने किया है, तो वो पॉजिटिव है। और अगर ऑन द सिस्टम है यानी सिस्टम पे किया गया है, तो ये हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर मौजूद है। ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर है, और इसके साथ इसी तरह का सिमिलर एक और कंटेनर भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब इन दोनों के ऊपर पिस्टन लगे हुए हैं, ये फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन्स हैं। और स्टूडेंट्स इन दोनों के अंदर जो है वो गैस मौजूद है, इसके अंदर भी एक आइडियल गैस मौजूद है, और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स एक आइडियल गैस मौजूद है। अब अगर हम इस तरह से करते हैं कि ये जो पहले वाला सिस्टम हमें नज़र आ रहा है, इसे हम लोग 1 का नाम दे देते हैं और इसे 2 का नाम दे देते हैं। अगर 1 की हम लोग बात करें, और लेट्स सपोज इसमें जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर डायरेक्शन में हर वॉल के ऊपर, पिस्टन के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, और उस फोर्स की वजह से प्रेशर भी जनरेट हो रहा होगा। तो अगर उस प्रेशर की वजह से हमारा ये पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये पिस्टन इस जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, गैस ने इस पिस्टन को मूव करा के ऊपर भिजवा दिया। अब इमेजिन करें कि हम लोग कह रहे थे बार बार वर्क इन और वर्क आउट की बात कर रहे थे। अब इस केस में हमारे सिस्टम ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया है और पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। हमें पता है वर्क की 2 कंडीशंस होती हैं कि फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट भी हो। फोर्स भी लगी और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो जहाँ पे फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट हो वहाँ पे वर्क होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्क हुआ, और वो वर्क किया किसने है? वो गैस के मॉलिक्यूल्स ने वर्क किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव ले रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर ये सेकंड केस की बात करें और हम इस पिस्टन को ऊपर से पकड़ते हैं और इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, पकड़ के फोर्स लगा के इसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में धकेल देते हैं, और उसकी वजह से हमारा ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा तो हमें पता है कि इस केस में अब हमारी गैस जो है वो कंप्रेस हो गई है, और गैस के कंप्रेस होने का मतलब है वॉल्यूम कम हो गया। अब यहाँ पे क्या वर्क हुआ है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स फिर से हुआ है, ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो नीचे की तरफ आने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और फिर साथ में क्या हुआ है? फोर्स भी लगी है जो हमने बाहर से लगाई थी। तो स्टूडेंट्स फोर्स भी लगी और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी वर्क है, लेकिन ये वर्क जो है वो सिस्टम पे हो रहा है। दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी पहले केस में सिस्टम ने वर्क किया और पिस्टन को उठा के ऊपर ले गया, ये वर्क पॉजिटिव कंसीडर होता है। और दूसरे केस में बाहर से हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया और पिस्टन को नीचे की तरफ ले गए, तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये वर्क ऑन द सिस्टम हो गया, और ये वाला जो है ये हमारे पास वर्क डन
बाय द सिस्टम हो गया, और ये पॉजिटिव कंसीडर होगा और ये वाला हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। ये हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि एक जनरल हमारे पास अगर गैस हो, तो उस गैस के केस में हम लोग इस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे वर्क ले सकते हैं अगर हीट भी हमारे पास मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर हीट एंटर करते हैं, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात सीखी थी कि हीट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, क्योंकि हीट जो है उससे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इमेजिन करें इसी तरह का एक सिनेरियो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह से, और स्टूडेंट्स इस कंटेनर के ऊपर यहाँ पे एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी लगा हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास गैस मौजूद है। इसकी वॉल्स जो हैं और ऊपर वाला जो पिस्टन वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, आप इमेजिन करें कि ये सारे का सारा हिस्सा जो है वो इंसुलेटेड है। जैसे मैं यहाँ पे इंसुलेशन को शो करने के लिए कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर देता हूँ। इस इंसुलेशन का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि यहाँ से इसके अंदर हीट एंटर भी नहीं हो सकती, और यहाँ से इसमें से हीट बाहर भी नहीं निकल सकती। ना हीट इसके अंदर एंटर होगी, ना हीट इसमें से बाहर निकलेगी, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो है वो इंसुलेटेड नहीं है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस तरह से करें कि जो इसका लोअर पार्ट है, लोअर पोर्शन जो हमारे पास मौजूद है, अगर यहाँ पे हम लोग इसके नीचे कोई ऐसा सोर्स रख दें जो कि हीट का एक सोर्स हो, तो उस हीट के सोर्स की वजह से हीट इसके अंदर यहाँ पे एंटर होगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो हीट यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो रही है, उस हीट को हम लोग नाम दे देते हैं क्यू का। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये चीज़ तो सीख चुके हैं कि जब हीट एंटर होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, यानी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया होगा और इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई होगी। अब उसकी वजह से एक और मामला भी होगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारे गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो इसके ऊपर फोर्स लगाएँगे। ये देखें इस तरह से। जब ये फोर्स इसके ऊपर लगेगी, तो इस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो पिस्टन है हमारे पास वो इस जगह पे आ जाता है, वो इस हाइट तक मूव करते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है। ये जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे इस वक़्त ट्रैवल किया है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, हम इस वर्टिकल डिस्टेंस को लेट्स सपोज वाई का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया है। लेट्स सपोज इनिशियली जो हमारी गैस का वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं वी का, और ये जो चेंज इन वॉल्यूम अब यहाँ पे हमारे पास आया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेल्टा वी का, यानी हमारा वॉल्यूम जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि इस केस में जो वर्क हुआ है वो सिस्टम ने किया है या सिस्टम पे किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमने उस पहले केस की तरह इसमें देखा है कि ये तो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जिन मॉलिक्यूल्स ने वर्क किया और हमारे पिस्टन को मूव करा के ऊपर ले गए। तो ये वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम है, और इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये वर्क जो है इसको ओरिजिनेट किसने किया था, ये वर्क किसकी वजह से हुआ है? तो स्टूडेंट्स ये वर्क तो उस हीट की वजह से हुआ है जो हमने नीचे से एंटर की थी। इसका मतलब है कि ये हीट अल्टीमेटली कॉज कर रही है इस वर्क को, यानी वर्क, हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर इस वर्क को हम लोगों ने कैलकुलेट करना हो, तो इन टर्म्स ऑफ सच वेरिएबल्स जिनको मेजर करना हमारे लिए आसान है, तो हम इस वर्क को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक वर्क का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? वर्क जो है वो प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वर्क आता है। अब इस केस में जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रही थी वो कितनी थी? हमें स्टूडेंट्स पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट
एरिया। अब इस केस में जो हमारे पास फोर्स है वो इसी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस एरिया को यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उसको इस तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। ये वो फोर्स है स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और एरिया, हमने उसे कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक हमने उसे नाम दिया हुआ है स्मॉल y का। तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यूज़ इस जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास वर्क क्या आ जाता है, ज़रा देखिएगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स दैट इज इक्वल टू P टाइम्स A और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास y। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करें और कुछ ऐसे लिखें, देखिए प्रेशर और एरिया मल्टीप्लाइड बाय y, इनको मैंने अलग से लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को देखें तो ये क्या है, एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके ऊपर फोर्स लग रही है हम उस एरिया को देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है ये अगर सर्कुलर हमारे पास पिस्टन है तो उसका सर्कुलर एरिया जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और वाई ये है। अब स्टूडेंट्स अगर एरिया को लेंथ वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है, ये तो हम जानते हैं, पहले भी सीख चुके हैं कि अगर इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर हो और उसका एरिया हमारे पास ए हो और उसकी जो हाइट है हमारे पास वो एल हो, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए मल्टीप्लाइड बाय एल के बराबर होता है। इस तरह से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा लिड नज़र आ रहा है ये भी उसी तरह का सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है। इस सर्कुलर को अगर इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स कौन सा एरिया आएगा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस में हमारे पास ये वाला वॉल्यूम आएगा जो चेंज हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर चेंज इन वॉल्यूम ही डेल्टा वी कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आप इसको एरिए और इसके जो लेंथ में चेंज आया है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो चेंज इन वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास वर्क यहाँ पे आएगा वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इसके बराबर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क का एक और फार्मूला आ गया कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये क्योंकि गैस की हम लोग बात कर रहे हैं तो गैस के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनको मेजर करने की बजाय जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हमारे पास प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम होता है कि हम प्रेशर को मेजर कर लें और कितना वॉल्यूम में चेंज आया उनको मेजर करें और उनकी प्रोडक्ट से हमें यहाँ पे जो है वो वर्क मिल जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क किस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर एक और चीज़ देखें, यही जो हम लोगों ने सारा काम किया अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी देखें और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान किस तरह से, ये देखिएगा स्टूडेंट्स। ये मेरे पास है वाई एक्सिस और इसके साथ यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं अपने वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं प्रेशर को। कि एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इनिशियली हम लोग इस पॉइंट पे मौजूद थे। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम था स्टूडेंट्स उसे हम लोग नाम दे देते हैं V1 का, और इस जगह पे जो हमारे पास प्रेशर था उसे हम लोग नाम दे देते हैं P1 का। अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह से करें कि हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते चले जाएं, यानी वॉल्यूम बढ़ता जाए और हम उस पर प्रेशर को चेंज ना होने दें। जैसे इस केस में हमने अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो था उसे चेंज नहीं होने दिया तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम जो है वो चेंज होता जाएगा। अब इस केस में अगर हम लोग ग्राफ बनाएं स्टूडेंट्स तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी कि हमारा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रेशर जो है हमारे पास कांस्टेंट है। और लेट्स सपोज हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं। जब हम इस जगह पे पहुंच गए तो इस वक्त जो हमारा वॉल्यूम है अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो वो इस वक्त V2 के बराबर यहाँ पे आ गया होगा। और स्टूडेंट्स प्रेशर हमारा चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो एरिया कैलकुलेट करना है तो वो एरिया कौन सा होगा स्टूडेंट्स, वो एरिया तो ये वाला होगा। ये देखें ये हमारे ग्राफ के अंदर
जो एरिया आ रहा है मैं उसे यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट करके शेड करके दिखा रहा हूँ। अब इस केस में अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग जानते हैं कि ये तो वैसे ही एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल का जब हमने एरिया निकालना होता है तो उसकी एक लेंथ को दूसरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी इस केस में अगर हम एरिया निकालना चाहें तो इस वाली लेंथ को, लेट्स सपोज जिसे मैं x का नाम दे देता हूँ, और ये वाली लेंथ को जिसे मैं y का नाम दे देता हूँ, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर अगर इस ग्राफ के अंडर हम एरिया निकालें, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, तो स्टूडेंट्स वो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा ज़रा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ हमारा जो एरिया है दैट इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। इस ग्राफ से अगर हम लोग देखें और अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारे पास v2 है, और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारे पास v1 है। तो अगर x की बात करें तो वो तो v2 और v1 के डिफरेंस के बराबर है। यानी ये जो हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ नज़र आ रही है ये v2 माइनस v1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा एरिया किसके बराबर आ रहा है, ये आ जाएगा v2 माइनस v1 के बराबर। और फिर स्टूडेंट्स जो y यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने इधर नाम दिया हुआ है p1 का, और ये हमारे पास आ जाएगा p1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको जनरल करके लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है ये इक्वल आ गया v2 माइनस v1, तो इसे हम लोग डेल्टा v कह सकते हैं। और p1 यहाँ पे लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये तो चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर हमें 1 और 2 इसके बगैर भी इसको लिखा जा सकता है, तो हम इसे जनरली सिर्फ p भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास p आ जाएगा, या अगर इसे रीअरेंज करें स्टूडेंट्स तो एरिया हमारे पास आ गया p इंटू डेल्टा v। और ये तो स्टूडेंट्स हमने वर्क निकाला था यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एरिया इज इक्वल टू वर्क। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमें याद रखना है कि जब भी हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ये हमें हमेशा वर्क की वैल्यू दे रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट, अब इनकी बेसिस पे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हैं उन्हें स्टेट कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने वर्क एंड हीट को डिस्कस किया, एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखा, एक्सप्रेशन भी डराइव किया, और फिर इन टर्म्स ऑफ ग्राफ भी उसे देखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।